समुद्र किनारे बसे उस छोटे से कस्बे में सूरज के डूबते ही सन्नाटा पसर जाता था। जैसे ही अंधेरा गहराता, भूख की टीस दीवारों से टकराकर वापस लौट आती। पुराने रेलवे प्लेटफॉर्म के पीछे, फटी हुई तिरपाल के नीचे, सरोजा अपने दो बच्चों के साथ दुबकी बैठी थी। उसके सामने मिट्टी का एक बर्तन रखा था। उसने चूल्हे पर पानी चढ़ाया और उसे उबलने दिया। पानी खौलकर भाप छोड़ रहा था। सरोजा ने उस बर्तन को ढक दिया ताकि बच्चे उसे पका हुआ खाना समझकर चुप हो जाएं और सो जाएं। 10 साल का वीर अपनी फटी आंखों से उस बर्तन को निहार रहा था। उसके पेट की मरोड़ और बाहर से आती होटल के गरम खाने की खुशबू के बीच वह केवल उस उबलते पानी के बुलबुलों की आवाज सुन सकता था। हवा में सीलन और खाली पेट की कवाहट घुली थी। सरोजा ने अपनी गोद में कांपते हुए छोटे बच्चे को भींच लिया। उस बर्तन के भीतर पानी का उबलना ही उनकी रात का एकमात्र सहारा था। यह गरीबी की वह सीमा थी जहां उम्मीद का दम घुटने लगता था। वीर की आंखें उस बर्तन की भाप से हटकर मां के चेहरे पर टिकी। उसने धीमी आवाज में पूछा, अम्मा क्या आज कुछ खाने को मिलेगा? सरोजा ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उसकी गोद में छोटा बच्चा लगातार खांस रहा था। हर खांसी के साथ उसका शरीर पत्तों की तरह कांपता। पास के होटल से मसालों और घी की महक हवा में तैरती हुई उन तक पहुंच रही थी। वीर ने फिर पूछा, अम्मा लोग रोज इतना खाना कैसे खा लेते हैं? यह सवाल एक छुरी की तरह सरोजा के सीने में जा धंसा। उसका धैर्य एक झटके में टूट गया। उसने झपट कर वह खाली मिट्टी का बर्तन उठाया और सड़क पर जोर से दे मारा। मिट्टी के टूटने की कर्कश आवाज सन्नाटे को चीर गई। बर्तन के टुकड़े बिखर गए और पानी सड़क की धूल में समा गया। सरोजा की सांसें तेज थीं। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, मैं मां हूं, भगवान नहीं। वीर सहम गया। उसने पहली बार अपनी मां की आंखों में एक ऐसी हार देखी थी जो किसी भी युद्ध की हार से कहीं अधिक गहरी थी। वह अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गया। उस रात की ठंड में वह बर्तन का मलबा उनकी बेबसी का इकलौता गवाह बना रहा। उस रात की ठंडी हवा वीर के शरीर को छेद रही थी। वह अपनी मां के पास सिमट कर बैठ गया, लेकिन उसके दिमाग में पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह चलने लगी। श्रीलंका में पिता का वह आखिरी दिन जब वे अस्पताल की कतार में खड़े थे और दवा के अभाव में उनकी सांसें थम गई थीं। वीर को वह दृश्य याद आया। पिता की ठंडी होती हथेलियां और मां की मूक चीखें। उसके बाद का सफर और भी कठिन था। मां उसे लेकर भारत आई, लेकिन यहां आकर उन्हें कोई घर नहीं मिला। फुटपाथ की कठोर जमीन ही उनका बिस्तर बनी। वीर ने अपनी आंखें बंद की तो उसे सड़क के किनारे की वह नमी महसूस हुई जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंड पहुंचाती थी। यहां कोई दीवारें नहीं थीं, बस आने जाने वाले लोगों के पैरों की आहट थी। वह अक्सर सोचता, क्या उनकी पूरी जिंदगी इसी तरह फुटपाथ पर ही गुजर जाएगी? वह अपनी मां के फटे हुए आंचल को कसकर पकड़ लेता। उस छोटी सी उम्र में उसे यह समझ आने लगा था कि गरीबी केवल पेट की भूख नहीं, बल्कि एक ऐसा दलदल है जो धीरे धीरे इंसान की पहचान और अस्तित्व को निगल जाता है। हर गुजरती गाड़ी की हेडलाइट उसके चेहरे पर पड़ती और फिर अंधेरा गहरा जाता। वह फुटपाथ का वह हिस्सा अब उसे किसी जेल की तरह महसूस हो रहा था। सुबह की पहली किरण फुटपाथ पर गिरी तो वीर की आंखें खुली। सड़क पर हलचल बढ़ गई थी। उसने देखा कुछ बच्चे अपनी पीठ पर बस्ते लटकाए, हंसते खेलते हुए स्कूल की ओर बढ़ रहे थे। वे बच्चे दौड़ रहे थे, उनके कदम मिट्टी की धूल को हवा में उड़ा रहे थे। वीर उठकर बैठ गया। उसने अपने हाथों की मैल झाड़ी और उन बच्चों के पीछे की ओर देखते हुए अपनी मां से पूछा, अम्मा, मैं स्कूल कब जाऊंगा? सरोजा ने उसके पास आकर उसके बालों पर हाथ फेरा, लेकिन उसकी उंगलियां उलझे हुए बालों में अटक गईं। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जब हमारी किस्मत थक जाएगी बेटा। सरोजा काम की तलाश में उठकर चल दी। वीर वहीं खड़ा रहा। उसने उन बच्चों को ओझल होते हुए देखा।
उसने अपनी मुट्ठी भींची, उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उस पल उसने अपने पैरों के नीचे की कठोर फुटपाथ को महसूस किया और मन ही मन एक लकीर खींच दी। उसने ठान लिया कि वह इस गरीबी के चक्र को इसी जगह तोड़ देगा। कोई भी चीज उसे अब इस फुटपाथ पर हमेशा के लिए नहीं रोक पाएगी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो उस सुबह की ठंडी हवा को भी चीर रही थी। वह अब सिर्फ एक भूखा बच्चा नहीं था, बल्कि एक लक्ष्य लेकर खड़ा था। वीर शहर की मुख्य सड़क की ओर भागा, जहां ढोल की आवाजें गूंज रही थी। एक पुरानी नाटक मंडली ने अपना तंबू गाड़ा था। मंच के पीछे रस्सियां बंधी थीं और कलाकार अपनी तैयारियों में जुटे थे। वीर ने मुख्य तंबू के पास खड़े व्यक्ति को देखा, जो मंडली का मालिक था। वीर उसके पास गया और अपनी हड्डियां उभारते हुए काम के लिए हाथ जोड़े। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी दबी हुई पसलियों और दुबले शरीर पर नजर डाली। उसने सिर हिलाते हुए इनकार कर दिया। वीर वहीं जम गया। उसने अपना पैर पीछे नहीं हटाया। मालिक आगे बढ़ गया तो वीर उसके पीछे हो लिया। उसने मालिक का रास्ता रोकते हुए चिल्लाकर कहा, मैं भूखा रह सकता हूं साहब, बस मुझे मौका दीजिए। वीर की आवाज में कोई कंपन नहीं था, बस एक ठहरी हुई जिद थी। मालिक रुका। उसने वीर की आंखों में देखा। वहां भूख की थकान नहीं, बल्कि कुछ कर गुजरने की वह चमक थी जो किसी को भी विचलित कर दे। मालिक ने अपनी कलम नीचे रखी और एक लंबी सांस ली। उसने वीर को इशारा किया कि वह अंदर आ जाए। वीर ने तुरंत तंबू के भारी पर्दे को एक तरफ खींचा और अंदर कदम रखा। उसने उस पल महसूस किया कि सड़क का वह फुटपाथ अब उसके पैरों के नीचे से खिसक गया है। नाटक मंडली का काफिला शहर घूमने लगा। वीर का नया घर ट्रक की छत बन गई। रात के सन्नाटे में जब ट्रक सड़क पर हिचकोले खाता, वीर अपनी जगह बनाने के लिए लोहे के पाइपों को मजबूती से पकड़ लेता। ठंडी हवाएं उसके शरीर को झकझोरती, लेकिन वह अपने अभ्यास में डूबा रहता। हर पड़ाव पर जब बाकी कलाकार आराम करते, वीर एक सूखी रोटी का टुकड़ा पानी में भिगोकर चबाता। वह रोटी पत्थर जैसी सख्त थी, जिसे निगलने के लिए उसे बार बार गले पर जोर डालना पड़ता। वह घंटों आईने के सामने खड़ा होकर चेहरों की लकीरें बदलता। उसने अपनी हंसी को दुख में और दुख को एक गहरी खामोशी में ढालना सीख लिया। धीरे धीरे मंडली के बाकी लोग उसे देखने के लिए रुकने लगे। जब वह मंच के पीछे अपनी भूमिका की तैयारी करता, तो वहां की हलचल रुक जाती। लोग उसके हाव भाव को गौर से देखते। वह अब सिर्फ एक लड़का नहीं था जो बस काम कर रहा था। वह हर दृश्य में अपने अनुभव का एक टुकड़ा जोड़ रहा था। दर्शकों की भीड़, जो पहले उसे अनदेखा करती थी, अब मंच की ओर झुककर उसे सुनने लगी। वीर की आवाज और उसके हर छोटे शारीरिक संकेत में एक ऐसी सच्चाई थी जो लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। वह अपनी भूख और उस फुटपाथ की यादों को अपने अभिनय की ताकत बना चुका था। पर्दा उठते ही वीर मंच के केंद्र में खड़ा था। प्रकाश की तीखी किरणें उसकी आंखों पर पड़ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कंधों को ढीला छोड़ दिया। नाटक के उस दृश्य में उसे एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभानी थी जो अपना सब कुछ खो चुका है। वीर ने धीरे से अपने घुटने मोड़े और फर्श पर बैठ गया। उसने अपना हाथ हवा में उठाया, जैसे वह कुछ पकड़ना चाह रहा हो। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। फिर उसने अपना सिर नीचे झुकाया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह रोया नहीं, उसने सिसकना शुरू किया। वह सिसकी इतनी धीमी थी कि पहली पंक्ति में बैठे दर्शक भी अपनी सांसें थामकर उसे सुनने लगे। देखते ही देखते पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पीछे बैठे लोग अपनी कुर्सियों से आगे की ओर झुक गए। किसी ने अपनी आंखों पर हाथ रखा तो किसी की आंखें भर आईं। वीर के अभिनय की सच्चाई ने हॉल की दीवारों को पार कर लिया था। जब वह मंच से नीचे उतरा तो उसे तालियों की गूंज सुनाई दी। वह तालियां नहीं, बल्कि लोगों की स्वीकृति थी। उस रात मंडली के मालिक ने वीर को अपने पास बुलाया और उसकी हथेली पर कुछ सिक्के रखे। वीर ने उन सिक्कों को मुट्ठी में मजबूती से दबा लिया। यह सिक्के केवल मजदूरी नहीं थे,
यह उस फुटपाथ से दूर जाने का पहला ठोस रास्ता था जिसे उसने अपनी मेहनत से बनाया था। मंच के अंधेरे कोने में एक व्यक्ति बैठा था जिसने वीर के हर एक भाव को गौर से देखा था। वह फिल्म निर्माता था। नाटक खत्म होने के बाद वह तेजी से मंच के पीछे की ओर बढ़ा। वीर तब भी अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। निर्माता ने उसके सामने एक कार्ड रखा और कहा, कल सुबह ऑफिस आ जाना। वीर ने उस कार्ड को अपनी उंगलियों के बीच दबाया। कार्ड का कोना उसकी हथेली में चुभ रहा था। अगली सुबह वीर उस आलीशान दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ा। वहां की हवा में परफ्यूम की तेज महक थी जो फुटपाथ की धूल से बिल्कुल अलग थी। निर्माता ने एक भारी फाइल मेज पर पटक दी। पन्नों के पलटने की आवाज कमरे में गूंज गई। उसने वीर को एक बड़ी फिल्म की पटकथा दिखाई। वीर ने पन्नों पर हाथ फेरा। अक्षर उसके सामने नाचने लगे। यह मौका उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। निर्माता ने शर्त रखी, तुम्हें अपनी देह भाषा बदलनी होगी। वीर ने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाया और मजबूती से जक लिया। उसने निर्माता की आंखों में सीधे देखते हुए अपना सिर नकारा में हिलाया। वह अपनी पहचान को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। निर्माता थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने धीरे से फाइल बंद कर दी। उसने अपनी मेज से एक पेन निकाला और वीर की ओर बढ़ा दिया। वीर ने उस पेन को थामा। यह उसके संघर्ष के अंत और एक नई शुरुआत का पहला ठोस संकेत था। अब वह एक अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार था। वीर दफ्तर की भारी कांच की खिड़कियां पीछे छोड़कर सीधे फुटपाथ की ओर भागा। उसके कदम तेज थे। मिट्टी और धूल उसके जूतों पर जम रही थी। वह उस पुरानी तिरपाल के पास पहुंचा जहां सरोजा अब भी एक फटी बोरी पर बैठी थी। उसने अपनी मां को देखा जिसके हाथ कांप रहे थे और चेहरा चिंताओं की लकीरों से भरा था। वीर ने रुककर अपनी सांसें थामी और धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने सरोजा का हाथ अपने दोनों हाथों के बीच जक लिया। उसकी हथेलियों की गर्माहट सरोजा को महसूस हुई। वीर ने झुककर अपनी मां के माथे को छुआ और दृढ़ता से कहा, अम्मा, अब हमें और नहीं सोना पड़ेगा इस फुटपाथ पर। सरोजा ने अपनी धुंधली आंखों से वीर की ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही बच्चा है जो कल तक भूखा सोता था। वीर ने अपने बैग से वह अनुबंध पत्र निकाला और उसे सरोजा के हाथों में रख दिया। कागजों की सरसराहट उस रात की खामोशी में गूंज उठी। सरोजा ने वीर को अपनी छाती से लगा लिया। उसकी उंगलियां वीर के कंधे पर मजबूती से टिक गईं। यह एक ऐसा क्षण था जहां साल भर की भूख और अपमान का बोझ एक झटके में हल्का हो गया। वीर ने चारों ओर फैली उस गंदगी और सन्नाटे को आखिरी बार देखा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब वह फुटपाथ का वह लड़का नहीं था। वह अपनी मां का सहारा था जो अब उन्हें एक सुरक्षित छत के नीचे ले जाने वाला था। फिल्म स्टूडियो की जगमगाती लाइटें वीर की आंखों में चुभ रही थीं। आसपास के लोग उसे एक बड़ी स्टार की तरह सजाने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन वीर ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसने अपने पुराने घिसे हुए किरदारों की पटकथा को कसकर पकड़ रखा था। निर्देशक ने उसे चमक धमक वाले दृश्यों के लिए कहा, मगर वीर ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वह सेट के उस कोने में जाकर बैठ गया जहां धूल जमी थी। उसने कैमरे के सामने अभिनय करते समय अपने बचपन की उन गलियों को याद रखा। जब भी निर्देशकों ने उसे बदलने की कोशिश की, वीर ने अपनी आवाज को और सख्त कर लिया। वह स्क्रीन पर हमेशा वही व्यक्ति बनकर आता था जो फुटपाथ की कठोर सच्चाइयों को जानता था। एक दिन फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद बाहर भीड़ जमा थी। लोग उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे। वीर ने खिड़की से बाहर हाथ निकाला। उसने देखा कि लोग उसे केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि अपनी आवाज मान रहे थे। वे उसकी आंखों में वही संघर्ष देख रहे थे जो उन्होंने खुद जिया था। वीर ने किसी भी बनावटी चमक को अपने व्यक्तित्व पर हावी नहीं होने दिया। उसने अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले किरदारों को ही चुना। धीरे धीरे वह फिल्म जगत की चकाचौंध से ऊपर उठकर आम जनता के लिए एक उम्मीद का चेहरा बन गया। लोग उसे अपने बीच का आदमी कहने लगे और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। वह
अब सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि उस संघर्ष की जीती जागती तस्वीर बन चुका था जिसे समाज ने भुला दिया था। कैमरे के लेंस के पीछे की दुनिया शोर और शोरगुल से भरी थी। वीर एक बड़े फिल्म सेट पर था, जहां कृत्रिम बारिश के लिए पानी के फव्वारे चल रहे थे। लाइटों की चकाचौंध में वह अपने सीन के लिए तैयार हो रहा था कि तभी उसकी निगाह दीवार के दूसरी तरफ गई। वहां गंदे कूड़े के ढेर के पास एक छोटा बच्चा बैठा था। बच्चा अपनी पतली उंगलियों से कचरे के ढेरों को कुरेद रहा था। वह वहां से बची खुची रोटियां और प्लास्टिक के टुकड़ों को अलग कर रहा था। वीर की सांसें एक पल के लिए थम गईं। उसने उस बच्चे की पीठ की हड्डियों को उभरते देखा, जो ठीक वैसी ही थीं जैसे कभी उसकी अपनी हुआ करती थीं। वीर ने अपने हाथ की मूठ को कस लिया। उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे हिलने लगी। उसे अचानक वो पुरानी तिरपाल, वो खाली मिट्टी का बर्तन और अपनी मां की कांपती हुई आवाज सुनाई देने लगी। उसने निर्देशक को हाथ के इशारे से रुकने को कहा। वह अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे उस कचरे के ढेर की ओर बढ़ने लगा। उसके गले में एक गांठ सी बन गई थी। आसपास के लोग उसे देख रहे थे, लेकिन वीर के लिए वहां केवल वह बच्चा और उसका अपना बीता हुआ कल था। उसने उस बच्चे को देखा जो भूख में डूबा हुआ था, और वीर को महसूस हुआ कि उसकी अभिनय की दुनिया कितनी खोखली है। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे अब कैमरे की चमक नहीं, बल्कि उस बच्चे की खाली आंखों में अपनी पुरानी हार दिखाई दे रही थी। वह वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे और मन में एक तूफान सा उठने लगा था। वीर ने उस बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी सुरक्षा कर्मियों ने उसे पीछे खींच लिया। वह वापस सेट पर नहीं लौटा। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई फिल्म की पटकथा को जोर से फर्श पर पटक दिया। पन्ने बिखर गए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह वैनिटी वैन में गया और आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने चेहरे से मेकअप पोंछना शुरू किया। वह अपनी आंखों में उस बच्चे की भूख को देख रहा था। उसे समझ आ गया कि फिल्में केवल मनोरंजन है, वे पेट नहीं भर सकती। उसने अलमारी से अपनी पुरानी फोटो फाइल निकाली। उसमें वे तस्वीरें थीं जो उसने वर्षों से छुपा कर रखी थीं। वीर ने अपने मैनेजर को बुलाया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह अब कोई फिल्म साइन नहीं करेगा। मैनेजर हैरान था। उसने उसे करियर बर्बाद करने की चेतावनी दी, लेकिन वीर ने मेज पर रखे अनुबंधों को फाड़ दिया। उसने दरवाजा खोला और सीधे बाहर निकल गया। वह जानता था कि यह कदम उसके पूरे करियर को राख कर सकता है। उसने अपनी कार की चाबी मैनेजर को थमा दी और पैदल ही भीड़ वाली सड़कों की ओर चल पड़ा। वह अब एक अभिनेता नहीं, बल्कि उस व्यवस्था को चुनौती देने वाला बागी बन चुका था। उसने एक पुराना पर्चा उठाया जिस पर सरकारी दफ्तरों के पते लिखे थे। उसने अपना फोन बंद किया और एक नए सफर के लिए अपना पहला कदम उठाया। वह जानता था कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वीर एक टूटे हुए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। माइक की गूंज से ज्यादा उसके स्वर में एक गहरी खड़खड़ाहट थी। उसने भीड़ की तरफ देखा। वहां वही फटी हुई तिरपालें थीं और वही खाली बर्तन थे। उसने कोई रटाया राजनीतिक भाषण नहीं दिया। उसने अपने गले की नसें फुलाते हुए अपनी पुरानी भूख के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे एक मां ने खाली बर्तन सड़क पर दे मारा था और कैसे उसने खुद बचपन में कूड़े के ढेरों में रोटी के टुकड़े तलाशे थे। वीर के शब्दों में बनावट नहीं थी। वह हर वाक्य के साथ अपने मुट्ठी हवा में पटकता, मानो वह उस अदृश्य व्यवस्था को चुनौती दे रहा हो जो बच्चों के पेट खाली रखती है। भीड़ में सन्नाटा पसर गया था। एक बूढ़ी औरत ने अपने आंसू पोंछे तो दूसरी तरफ खड़े नौजवानों ने अपने हाथ कस लिए। वीर ने मंच से नीचे उतरकर लोगों के बीच जाकर बात की। उसने अपनी वह पुरानी कहानी सुनाई जो उसने सालों तक छुपा कर रखी थी। लोग उसे एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि अपने ही बीच के एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे थे जिसने गरीबी का नंगा नाच करीब से देखा है। जब उसने अंतिम बार कहा, मैं भूख का अपमान नहीं सह सकता,
तो पूरी भीड़ एक साथ गरज उठी। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में एक नई चिंगारी थी। वह अब सिर्फ एक भाषण नहीं रहा, बल्कि एक क्रांति का आह्वान बन गया था। लोग चिल्ला रहे थे, हाथ उठा रहे थे और वीर की हर बात पर सहमति की लहर दौड़ रही थी। उस शाम वीर ने केवल वोट नहीं मांगे थे, बल्कि उसने उस दबी हुई जनता के भीतर एक बदलाव की आग जला दी थी। मतगणना केंद्र के बाहर भारी भीड़ जमा थी। वीर एक छोटे से कमरे में बैठा था। उसकी नजरें दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी पर टिकी थीं। हर सेकंड की टिक टिक मानो उसके दिल की धड़कन के साथ ताल मिला रही थी। जैसे जैसे नतीजे आने शुरू हुए, टीवी स्क्रीन पर आंकड़ों का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। वीर के समर्थक बाहर सड़कों पर नाच रहे थे, लेकिन वह अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठा था। उसने अपनी उंगलियों को मेज पर थपथपाना जारी रखा। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। उसके सहयोगी ने चिल्लाते हुए बताया कि वह अब बहुमत के आंकड़े को पार कर चुका है। वीर खड़ा हुआ। उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और खिड़की की ओर गया। बाहर हजारों लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे। वह जानता था कि यह केवल एक राजनीतिक जीत नहीं है। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। गलियों में वही लोग थे, वही फुटपाथ थे जहां उसने अपना बचपन बिताया था। उसने भीड़ के बीच से रास्ता बनाया। लोग उसे छूने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन वीर सीधे मंच की ओर बढ़ा। उसने माइक थाम लिया। उसके सामने अब राज्य का भविष्य था। उसने अपनी मुट्ठी हवा में उठाई और एक ऐसी गूंज पैदा की जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। अब वह एक अभिनेता नहीं रहा, न ही कोई आम नागरिक। वह मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने की दहलीज पर खड़ा था। फुटपाथ की धूल से निकलकर सत्ता के गलियारों तक का यह सफर पूरा हो चुका था। वीर ने एक लंबी सांस ली और उन लोगों की ओर देखा जिन्होंने उसे चुना था। उसने अपनी आंखों में चमकते हुए संकल्प को महसूस किया। यह जीत उन लाखों बच्चों के लिए थी जो आज भी खाली बर्तन लेकर सो रहे थे। राजभवन का विशाल हॉल खचाखच भरा था। वीर मंच के केंद्र में खड़ा था। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और शपथ के शब्द दोहराए। उसके होंठ दृढ़ थे और नजरें सामने बैठे अधिकारियों पर टिकी थीं। शपथ पूरी होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन वीर ने मुस्कुराने के बजाय तुरंत अपनी मेज की ओर रुख किया। उसने वहां रखे फाइल के ढेर को एक तरफ धकेला और एक खाली सफेद पन्ना सामने रखा। उसके हाथ की नसों में तनाव साफ दिख रहा था। उसने पेन उठाया और कागज पर कुछ शब्द तेजी से लिखे। उसके पास खड़े सचिव ने झुककर देखा तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक गईं। वीर ने कागज सचिव की ओर खिसकाया और आदेश दिया, राज्य के हर सरकारी स्कूल में कल से हर बच्चे को मुफ्त और भरपेट भोजन मिलना चाहिए। हॉल में सन्नाटा छा गया। अधिकारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन वीर ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। वह अपनी कुर्सी से उठा और सीधे बाहर की ओर चल दिया। उसके कदम भारी लेकिन स्थिर थे। उसने गलियारे में रुककर पीछे मुड़कर देखा। उसके दिमाग में अभी भी वही खाली मिट्टी का बर्तन घूम रहा था जिसे उसने सालों पहले सड़क पर फेंका था। उसने अपनी मुट्ठी को जोर से भींचा। यह केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं था, बल्कि दशकों पुराने घाव पर मरहम लगाने की पहली कोशिश थी। उसने अपने सहायक से कहा, यह लागू होना चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। उसके लहजे में वह कठोरता थी जो किसी भी विरोध को कुचलने के लिए काफी थी। उसने एक गहरी सांस ली और बाहर की धूप की ओर बढ़ गया, जहां उसका नया सफर शुरू हो रहा था। मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में वीर के आदेश के बाद हलचल मच गई। विपक्षी दलों के नेता अपनी सीटों से उछल पड़े। एक वरिष्ठ नेता ने मेज पर रखे बजट के दस्तावेजों को जोर से पटका। उसने अपनी उंगलियों से हवा में इशारे करते हुए वीर की ओर देखा और चिल्लाया, यह योजना पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगी, खजाना खाली हो जाएगा। हॉल में मौजूद अन्य विरोधी भी खड़े हो गए। उन्होंने अपने हाथों में पक्चे आर्थिक आंकड़ों के कागजों को हवा में लहराया। वे एक एक करके वीर की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर तल्खी थी,
एक विरोधी ने वीर के सामने बजट की मोटी फाइल पटक दी। पन्ने बिखर गए। उसने तीखे स्वर में कहा, क्या आपने सोचा है कि इस भारी खर्च का बोझ कौन उठाएगा? यह अव्यावहारिक है। वीर के चारों ओर विरोधियों का घेरा सा बन गया। कोई अपनी फाइलों के पन्ने पलट रहा था, तो कोई वीर के चेहरे की ओर तंज भरी नजरों से देख रहा था। कमरे का तापमान मानो बढ़ गया था। वीर ने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई। आवाज गूंजी। उसने विरोधियों के इन तर्कों को एक बाधा के रूप में महसूस किया। वे बार बार सरकारी घाटे और मुद्रास्फीति की बातें कर रहे थे। वीर ने धीरे से अपनी कुर्सी से उठकर उन फाइलों के ढेर को गौर से देखा जो उसके सामने बिखरे पड़े थे। माहौल में तनाव चरम पर था। विरोधियों का शोर बढ़ता जा रहा था। वे अपनी बात मनवाने के लिए वीर के करीब पहुंच गए थे। हर कोई बस वीर के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। लेकिन वीर अभी भी शांत था। उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी जो इस शोर के बीच भी स्पष्ट दिख रही थी। हॉल के अंदर विरोधियों का शोर बढ़ता ही गया। कोई अर्थव्यवस्था की दुहाई दे रहा था, तो कोई सरकारी खजाने के खाली होने की चेतावनी। वीर ने एक झटके में मेज पर रखी पानी की बोतल को पीछे धकेला और तेजी से आगे बढ़ा। वह मंच की सीढ़ियां चढ़ गया। उसके जूते फर्श पर कड़कचाते हुए गूंजे। उसने माइक को अपनी ओर खींचा। आवाज की गूंज ने पूरे हॉल को थरथरा दिया। वीर ने अपनी मुट्ठी हवा में लहराते हुए विरोधियों की ओर इशारा किया। उसका चेहरा तमतमा उठा था। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम मुझे बजट की फाइलें दिखा रहे हो? तुम मुझे अर्थव्यवस्था के आंकड़े समझा रहे हो? वह मंच पर एक कदम आगे बढ़ा और सीधे मुख्य विरोधी की आंखों में झांका। हॉल में सन्नाटा पसर गया। वीर ने अपनी आवाज को और भी कठोर किया। जिसने जिंदगी भर कभी भूख का दर्द महसूस नहीं किया, वो इस योजना की कीमत कभी नहीं समझ पाएगा। जो खाली पेट की तड़प नहीं जानता, उसे ये आंकड़े ही दिखाई देंगे, बच्चों की जान नहीं। विरोधियों के पास अब कोई तर्क नहीं बचा था। वे वीर की तीखी नजरों के सामने अपनी फाइलें समेटने लगे। वीर ने अपनी उंगली से मंच को जोर से थपथपाया। भूख का कोई बजट नहीं होता, इसका सिर्फ समाधान होता है। उसकी आवाज में वह आग थी जिसने हॉल के सारे विरोधाभासों को राख कर दिया। विरोधियों ने अपना सिर झुका लिया। अब वहां केवल वीर के भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। चुनौती देने वालों के मुंह बंद हो चुके थे। वीर के आदेश पर सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई। अगले ही दिन राज्य के हजारों स्कूलों के आंगन में चूल्हे जल उठे। रसोई के बड़े बड़े बर्तनों से उठती भाप ने ठंडी हवाओं को गर्म कर दिया। वीर ने निजी तौर पर दूर दराज के स्कूलों का दौरा किया। उसने देखा कि स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे अपनी कक्षा से बाहर दौड़ पड़े। उनकी कतारें लंबी होती गईं। रसोइयों ने बच्चों की थालियों में गर्मा गर्म दाल और चावल परोसे। वीर एक कोने में खड़ा होकर बस देखता रहा। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा अपनी थाली को दोनों हाथों से थामे हुए है और पहली निवाला मुंह में रखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बच्चा बार बार अपनी थाली की ओर देख रहा था, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। आसपास शोर मचाते बच्चे अब शांत थे। वे सिर्फ खाने की आवाजों में डूबे थे। वीर के सामने अब वह सन्नाटा नहीं था जो कभी उसके बचपन की गलियों में गूंजता था। अब वहां चम्मचों की खनक और बच्चों की हंसी थी। वीर ने अपने हाथ अपनी जेबों में डाले और गहरी सांस ली। राज्य भर के लाखों स्कूलों में यही दृश्य था। खाली पेट के कारण पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे अब वापस कक्षाओं में लौट रहे थे। वीर का वह संकल्प जो कभी फुटपाथ की धूल में जन्मा था, अब हकीकत बनकर इन थालियों में परोसा जा रहा था। उसने एक बच्चे के पास जाकर उसे अपना हाथ रखा और मुस्कुराया। वह मुस्कान किसी राजनीतिक जीत की नहीं, बल्कि एक पुराने घाव के भर जाने की थी। वीर का सपना अब हर बच्चे की थाली में मौजूद था। समय ने अपनी गति के साथ दशकों को पीछे छोड़ दिया। वीर के बाल सफेद हो चुके थे और उसके शरीर में अब वह पहले वाली फुर्ती नहीं बची थी। वह अपने कमरे की खिड़की के पास एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, जहां से शहर की हलचल उसे दूर की गूंज जैसी सुनाई देती थी। उसने धीरे से अपने हाथ अपनी बगल में रखी
एक पुरानी मिट्टी की प्लेट की ओर बढ़ाए। यह वही प्लेट थी जो वर्षों पहले एक रेलवे प्लेटफॉर्म के पीछे धूल में पड़ी थी। उसने अपनी कांपती उंगलियों से उस प्लेट के किनारों को छुआ। मिट्टी की वह खुरदरी सतह आज भी वैसी ही थी जैसी उस रात थी जब उसने इसे सड़क पर दे मारा था। वीर ने उसे अपनी गोद में रखा और अपनी हथेलियों से उसे थाम लिया। उसकी सांसें धीमी और गहरी थीं। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन वीर को उस सन्नाटे में अपनी मां की दबी हुई सिसकियां और अपने भाई बहनों के भूखे पेटों की मरोड़ साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपनी आंखें मूंद ली। वह प्लेट उसके लिए सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, वह उस ठंडी सड़क, उस फटी हुई तिरपाल और उस कड़वे सच का आईना थी जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। वीर ने प्लेट को अपने सीने से लगा लिया। उसे महसूस हुआ कि भले ही वह मुख्यमंत्री बन गया हो, लेकिन उसका अस्तित्व आज भी उसी फुटपाथ से जुड़ा है। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। जड़ों की यादें उसे अंतिम बार छूकर गुजर रही थीं। उसने अपनी उंगलियों को प्लेट की दरारों में फंसाया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। जीवन का चक्र अब पूरा हो चुका था। जैसे ही वीर के अंतिम सांस लेने की खबर बाहर फैली, पूरा शहर थम गया। सड़कों पर गाड़ियों की आवाज बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। देखते ही देखते गलियों और चौराहों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके कदमों में एक अजीब सी भारीपन। वह जनसैलाब धीरे धीरे सरकारी आवास की ओर बढ़ने लगा। हर तरफ बस वीर के नाम की गूंज थी। किसी ने अपना सिर झुकाया हुआ था तो कोई फूट फूट कर रो रहा था। उस भीड़ में वे लोग भी थे जिन्हें उसने कभी फुटपाथ से उठाकर सम्मान दिया था। वीर का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं था, बल्कि एक युग का समापन था। शहर के हर कोने में लोग एक दूसरे को सहारा देकर खड़े थे। लेकिन उस भीड़ से दूर शहर के एक सरकारी स्कूल में दोपहर की घंटी बजी। बच्चे पंक्तियों में खड़े होकर अपनी थालियों में भोजन ले रहे थे। एक छोटा बच्चा जिसके हाथ में गर्मा गरम चावल की प्लेट थी, उसने उसे बड़े चाव से खाना शुरू किया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और एक निवाला मुंह में रखा। उस बच्चे के चेहरे पर मौजूद तृप्ति ही वीर की असली जीत थी। जब तक ये बच्चे भरपेट खाना खाकर मुस्कुराते रहेंगे, वीर का सपना कभी नहीं मरेगा। वह अब मिट्टी का बर्तन नहीं, बल्कि लाखों बच्चों की मुस्कान बनकर जीवित रहेगा। सड़क पर जमा भीड़ की आहें और स्कूल में गूंजती बच्चों की हंसी एक दूसरे में विलीन हो गई। वीर का नाम अब इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि हर उस घर की थाली में लिखा जा चुका था जहां कभी भूख का साया हुआ करता था। उसकी विरासत अब अमर हो चुकी थी।